जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बोनजोर्नो बोनजोर्नो यहाँ से। bonjour, ठीक है। इटालियन। bonjour, वैसे बोलते हैं फ्रांस में इधर सारे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप तो यूरोप में हैं। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्ला से बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया, और वो घर फोन नहीं करते थे। अमेरिकन वाइस वीपी प्रेसिडेंट से बात करता था, सेक्रेटरी ट्रेड से, कॉमर्स से, दिस दैट से करता था, ताकि वो एक तो ये बताएं कि आप इसको सिनेरियो को कैसे देखते। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं, कुवैत पहुंच गए हैं। क्या कहने गए होंगे? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इस वक्त कि हम आपके साथ हैं, यू आर नॉट ऑन द टेबल। ये भी जॉब ढूंढ रहे हैं। बस क्या बताऊं उनका, कोई लॉजिक ही नहीं है। अरब इतने बेवकूफ़ हैं कि आफ्टर दे शुड हैव आस्क्ड हिम कि मोदी ने जो वहाँ पे खड़े रहकर कहा कि आई से विद फुल कन्विक्शन आई स्टैंड विद इज़राइल, उसका क्या मतलब है। लेकिन ये जो अरब है वहाँ पे, बाद अरब मुल्क ऐसे हैं दे ऑल्सो स्टैंड विद इज़राइल। तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। ये आई एम कम्प्लीटली, मतलब इस इंडिया की इस पॉलिसी से मैं बिल्कुल ज़ीरो मुत्तफ़िक हूँ। आई हैव कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। इंडिया हैज़ सोल्ड आउट। और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, बस वही वही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किया इंडिया अपने वैल्यूज़ के खिलाफ। मतलब जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है, इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इजराइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा। कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ इजराइल आया था हमारी मदद कारगिल के वक्त। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन कि कारगिल की जंग में इसराइल हमारे साथ था, इसलिए अब हम इसराइल के साथ हैं। हालांकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, बट यू आर खाली बोल रहे हो कि वी स्टैंड विथ इसराइल, दैट्स इट। मतलब ऐसा ही नहीं कि कारगिल के वक्त कह रहे थे कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स आ रहे थे इसराइल से। मैंने एक शो किया था 2-3 साल पहले, तो उस शो पे गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा जो घर था वो मुंबई एयरपोर्ट के पास था एंड वी कुड सी इजरायली प्लेन्स ब्रिंगिंग सप्लाईज ड्यूरिंग द वॉर ऑन कारगिल। एनीवे, इंडिया की तरफ से कुछ सप्लाईज वगैरह कुछ जा तो नहीं रही। इंडिया इज नॉट गिविंग एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो एनीवे, दैट इज एन इरेलीवेंट इशू। इंडिया इज बिकम इरेलीवेंट इन जियो पॉलिटिक्स, तो उसमें बोल के क्या फ़ायदा। तो जाते रहें, जहाँ जाना है जाएं, क्योत को जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। नोबडी इज आस्किंग एनीबडी। इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रॉन और स्टार्मर हो गए हैं इन द करंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल हादसा है। और अगर आप मेजर पावर है तो आप, यू हैव टू बी। इट्स लाइक सेइंग कि वर्ल्ड कप हो रही है और आपकी टीम क्वालिफाई ही नहीं हुई, शो अप ही नहीं हो रही खेलने के लिए। सो इट्स लाइक दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और आप, यू कैन सी हु इज प्लेइंग। ईरान का तो खैर है ही। अब तो लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया में 4 सुपर पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएस और ईरान। यहाँ पे 1-2 अखबारात में ये आए हैं। सो एनीवे, आई डोंट पे मच अटेंशन एनी मोर टू व्हाट जयशंकर इज डूइंग। जाके क्या करेंगे ये कुवैत में? यही बोलेंगे ना कि हमको किधर से उधर से भी तेल दो। अब अमेरिका, देखिए इन्होंने जाके ईरान से डिस्कस करके 5-6 जहाज तो लेकर आ गए थे ना। ठीक है, अब वो जहाज को अमेरिका रोक देगा। अब जो दूसरे ये नेगोशिएट करेंगे, तो फिर जाके अब ये ट्रम्प को कहेंगे कि तुम हमारे लिए सिर्फ खोल दें ये। तो लेट अस सी व्हाट ट्रम्प सेज। नहीं, ट्रम्प आपके ख्याल में क्यों कर रहा है डॉक्टर साहब? ताकि एक तरफ अगर इरानियंस कर रहे हैं तो हम भी जो है वो करें, ताकि सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस ना हो। और सिर्फ ये इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। केयर स्टॉमर ने कहा है कि हम तो कुछ नहीं बेच रहे भाई, जो मर्जी कर लो। डोनाल्ड ट्रम्प फंस गया है।
डोनाल्ड ट्रंप, वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लंबा आर्टिकल आया था, मैंने उसके ऊपर एक शो भी किया बाकायदा अलग से उस आर्टिकल के ऊपर, कि बेसिकली कैसा इनको बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने। यहाँ तक कि मार्को रूबियो जो इतना हॉकिश है ईरान प्रो इज़राइल, उसने भी नेतन्याहू की उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने ट्रंप को कहा दिस इज़ ऑल बुलशिट जो नेतन्याहू कह रहा है। जेडी वांस वाज नॉट देयर इन दैट मीटिंग, तुलसी गैबर्ट नहीं थी। तो बाकी के सारे लोगों ने कहा कि ये तो बुलशिट है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस हेड है और मिलिट्री का हेड है, उन्होंने कहा फार्सिकल, ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो सुना ही नहीं ट्रंप, बस उसको नेतन्याहू की सुनना था गया। अब वो फंस गया है, उसको ये अनलाइकली कहा था इजराइल ने। नेतन्याहू ने कहा था कि हॉर्मुज पे कंट्रोल हासिल करना ईरान इज़ अनलाइकली, क्योंकि हम पहले हफ्ते में इतना उनको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वो फंस गए हैं। तेल की कीमत देखिए आप, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वी विल हैव सीज फायर, तो तेल की कीमत 114 से गिर कर 95 हो गई थी। अभी मैं आपसे बात करने से पहले चेक किया, 102 हो गई है वापस। और कमर साहब एक मज़े की बात पता, मुझे नहीं पता था, ये अभी पता चला कि हम जो तेल की कीमत देख रहे हैं ना, वो कोटेशन है। अगर मिसाल के तौर पे आपको तेल खरीदना है तो आप जाके देखेंगे अच्छा $102 में है, तो मुझे चाहिए जून में, तो मैं जून में 102। लेकिन अगर जापान वहाँ आके कहता है मैं जून के लिए 103 देता हूँ, तो आप गए, आपको नहीं मिलेगा तेल, देन यू विल हैव टू अप इट। तो इस तरह के बिडिंग वॉर चलता है। अगर आपको आज तेल चाहिए ना, तो वो 132 है। आज की जो स्पॉट प्राइस है वो 132 है। सो आई डिडंट रियलाइज कि ये एक अलग शोशा है, बिकॉज मैं तो खरीदता और बेचता तो नहीं होना तेल। तो इट वॉज टू मी सो शॉकिंग टू फाइंड आउट कि स्पॉट प्राइस एक अलग चीज़ होती है और ये प्राइस अलग होती है। सो उसमें एक लंबा सा आर्टिकल आया था जो मैंने उसको उसके ऊपर भी जो एक शो किया था मैंने ब्लॉकेट का, तो उन्हें तफसील से बताया था कि जब 114 हो गया था तेल की कीमत, तो 144 हो गया था एक्चुअल परचेजिंग प्राइस। तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए इस प्राइस की वजह से। अमेरिका में कह रहे हैं कि मिड टर्म तक भी तेल की कीमत कम नहीं होगी। अगर आज मसला हल भी हो जाता, एक 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 एनालिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। उसने कहा तेल की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फेदर की तरह नीचे आती है, धीरे 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 जब बोल के ऊपर जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसा प्राइस, अब जैसा कि अब मार्केट प्राइस ऊपर गया, सारे ऑयल कंपनीज विल सेल एट द मार्केट प्राइस, वो सस्ते में नहीं देंगे आपको। लेकिन जब प्राइस गिरने लगा तो वो कम नहीं करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। तो अगर तेल की कीमत अब 70 भी हो गई, 80 भी हो गई, तो वो 4 से 3 नहीं होने वाला है अमेरिका में तेल की कीमत। इट विल टेक मंथ्स टू डू, मे बी मिड टर्म तक। खुद ट्रंप ने कहा कि मिड टर्म तक तेल की कीमत कम नहीं होगी। तो अब ट्रंप के लिए दो प्रॉब्लम हो गए थे। एक कि हार गए तुम, हॉर्मुज तो ईरान कब्जा कर लिया, और ईरान हॉर्मुज से पैसे बना रहा है $2 मिलियन पर बोट के। तो ये ने ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया था JCPOA का कि बार बार ये कहकर के ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ईरान को, और ईरान ने उन पैसों से हिजबुल्ला और हमास और हुती को डेवलप किया, टेररिज्म फैलाया। तो अब क्या होगा, अगर ईरान वो टोल करेक्ट करेगा तो फिर लोग कहेंगे ट्रंप तुमने तो उससे ज़्यादा पैसे दे दिए। तो अब उसको ईरान को पैसे बनाने से बचाने के रोकने के लिए इन्होंने जाके ब्लॉकेट किया। तो वो हर जहाज जो आएगा उसको रोक के पूछेंगे कि तुमने ईरान को पैसे दिए या नहीं दिए। अगर नहीं दिए हैं तो छोड़ देंगे, अगर दिए हैं तो वापस कर देंगे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द ब्लॉकेड। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन डॉक्टर साहब अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियर नहीं लेने देंगे, तो न्यूक्लियर पे वो अड़े हुए हैं। ईरान तो न्यूक्लियर के लिए तैयार था कि हम एनरिच्ड यूरेनियम दे देते हैं। अभी भी ट्रंप, एज वी आर टॉकिंग, ट्रंप इसमें इज क्या स्पीकिंग है, इन। जो डिसएग्रीमेंट अलग अलग है। जो JCPOA में जो ओबामा का अग्रीमेंट हुआ था, वो अग्रीमेंट ये हुआ था कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हाँ लेकिन एनरिच जरूर करेंगे।
हाँ। हाँ, और हाँ। एनरिच करने के बाद जो बचेगा ना, जो एनरिच यूरेनियम, बेसिकली जो वेस्ट होता है ना उससे बम बनता है। जो एनरिच यूरेनियम है, जो आप यूज करते हैं ना एनर्जी के लिए, जो बच जाता है उसको एनरिच यूरेनियम होता है वो। तो उसको एनरिच यूरेनियम वो ईरान अपने साथ रखेगा। ये JCPOA का एग्रीमेंट था। लेकिन अब ये जो डिमांड कर रहे हैं, जो JD वैंस, वो जो कहा ना कि गोल्ड पोस्ट इन्होंने मूव कर दिया, वो गोल्ड पोस्ट ये था कि उन्होंने कहा नहीं, आप पहले वो जो तकरीबन 900 से 1000 पाउंड या 450 किलो जो आपके पास एनरिच यूरेनियम है, आप वो हमारे हवाला कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो हम बुलडोजर्स लाकर हम खोद के निकाल लेते हैं। तो समझ रहे हैं कि वो नातांज में नीचे पड़े हुए हैं वो। एक वो है। दूसरा डिमांड ये है कि आप एनरिचमेंट जो आपकी कैपेसिटी है उसे खत्म कर दें। और तीसरी चीज ये है कि आप और कुछ डेवलप ही ना करें एनरिचमेंट कैपेबिलिटी। यानी आप मतलब फॉर डुअल पर्पसेस, मेडिसिन के लिए भी आप न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह नहीं कर, यानी ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप हमेशा कभी भी जिंदगी में आज या 10,000 साल बाद भी आप न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते। दैट इज व्हाट दे वांट, व्हिच इज काइंड ऑफ ए स्टूपिड थिंग। जैसा कि मिसाल के तौर पे जब मैं मजाक से कहता हूँ जापान के बारे में, जापान टेक्नोलॉजिकली, जापान और जर्मनी इतने आगे हैं, अगर वो चाहे तो एक हफ्ते में बना ले सकते हैं। सो इट्स लाइक सेइंग कि आपको कार बनाना आता है तो क्या साइकिल नहीं बना सकती BMW? BMW साइकिल तो नहीं बनाती ना, मोटरसाइकिल तो बनाती है। अगर उनको बोले आप साइकिल बनाओ तो वो बड़ी शानदार साइकिल बना के दे देंगे आपको एक हफ्ते के अंदर। थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द डिज़ाइन वगैरह, बट दे विल गिव इट टू यू, दे कैन डू इट टेक्नोलॉजी। तो जापान और जो जर्मनी है, अगर ईरान तरक्की करते रहा देन वन डे इट विल आल्सो बी एबल टू इजीली मेक। देखिए वो जो सेंट्रीफ्यूजेस है उतना आसान नहीं है बनाना वो, तो इसके इनके लिए बड़ी मेहनत लग रही है। अभी तक ईरान हैज़ नॉट डेवलप द कैपेसिटी टू एनरिच इट अबव 90। सिर्फ 60% पे अटका हुआ है ना, 90% तक तो पहुंचा नहीं है अभी वो। सही हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि वो तैयार थे एनरिच यूरेनियम देने को, जो कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था जिनीवा के अंदर। लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है जो गोल पोस्ट चेंज करने की बात कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी जो है ना वो भी नहीं बना तुम्हें देंगे। तो कंप्लीट जीरो। जीरो। हाँ, यानी कि वो जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सारा अपरेटस है खत्म करो। यप। हम्म। असल में तो यही है ना, हालांकि आपको वो तो आई है कि बनाओगे नहीं, ऐसे है। पागल कौम हो गई है ये इजरायलीज और अमेरिकन ऑन दिस इशू। ये डर गए ना कि हमने इन पे इतना जुल्म किया, इनके पास बम आते हम पे फेंक देंगे ये। हम्म। और देखना, हम्म। अगर इस खित्ते में अब ये लेबनान छोड़ने के मूड में नहीं है, धीरे धीरे सारे अरब मुल्कों को ये खा जाएंगे। हम्म। हम्म। और ये मुल्क हवाई जहाज खरीद के देते रहे ट्रम्प को। ट्रम्प के दामाद की जो उसकी इक्विटी में ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर डाले जा रहे हैं, डाले। मैंने ऐसे बेगैरत कौम देखी नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, इतनी बेगैरत, बेशरम, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं इनको। ये कैसे जूते चाट रहे हैं उनकी, कोई इसलिए कितना कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा आपको ईरान में और गल्फ में? I mean, कोई have they any self respect? इट्स लाइक आके थप्पड़ मारे तो वो आपके जमीन पे गिर के आपके जूते चाट रहा है। ये कोई बंदा है? I find it so disgusting. They are horrible. They deserve to lose whatever they have. हम्म। यही होता ना, ना डेमोक्रेसी है नहीं कुछ। उनके दो प्रॉब्लम्स है कि कैसा हम हमारी हुकूमत रखें इस मुल्क में, और इस मुल्क में जो पैसे अब निकल रहे हैं उसकी हम चुरा चुरा के छुपा के रख रहे होंगे ताकि अपनी नेक्स्ट जनरेशन उस पर पलते रहे। बिल्कुल, बात तो ऐसे ही लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि, और इसीलिए तो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड बाकी मुस्लिम दुनिया की जो ओपिनियन है वो उनके हक में चली गई है। लोग समझ रहे हैं कि जी ये शायद ये डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ट्रम्प साहब ये कॉरपोरेट इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे ब्लॉकेड करके तेल की कीमतों का, और दूसरा एक इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है अमेरिका के अंदर, कहीं CNN ने ये कहा है? वो तो हो रही है। जब सीज फायर, देखिए
लेट अस से कि कुछ एग्रीमेंट हो जाता, राइट, इस्लामाबाद की मीटिंग में, तो जेडी वैंस फोन करके बोल देते कि दिस इज देयर फाइनल ऑफर, तो ट्रम्प हैज टू डिसाइड एंड से यस और नो। वो यस बोलने से पहले 3-4 लोगों को कह देगा कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्योंकि जैसा मैं यस कहते ही वो उसकी कीमत, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आपको मालूम हाउ इट वर्क्स ना? जैसा कि अब मेरे पास तो टोयोटा के शेयर्स नहीं है, इस वक्त मेरे पास 0 शेयर्स है। लेट अस से कि टोयोटा की शेयर्स की कीमत $100 है, लेकिन मुझे मालूम है कि कल उसकी कीमत 90 हो जाएगी, ठीक है, कल $10 से उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो मैं आपको आज बेच देता हूँ $100 में शेयर्स, फिर कल मैं 90 में मार्केट से खरीद के आपको दे दूंगा, तो मुझे पर शेयर 10 का प्रॉफिट। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। वो बंदा जो अदानी के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखा था ना, उसने भी यही किया था ना, उसने अदानी के शेयर्स बेच दिए, फिर अदानी की रिपोर्ट पब्लिश करी तो अदानी के शेयर्स गिर गए, तो फिर वो मार्केट से खरीद कर जिन्होंने महंगी प्राइसेस पे खरीदे थे उनको दे दिए, इस तरह बनाते हैं। सो वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे तेल के ऊपर। $580 मिलियन का किसी ने किया सीज फायर से पहले। तो अगर ये एग्रीमेंट होती तो इस बार भी अगर ट्रम्प किसी को बता देता तो वो खरीद लेते, फिर इसके बाद ये कर देता। इट इज वेरी क्लियर कि ये पूरा का पूरा दुनिया में इससे। एन कूल्टर का नाम जानते हैं आप? एन कूल्टर जो बहुत ही कंजर्वेटिव प्रो डोनाल्ड ट्रम्प कमेंटेटर थी, उसने कहा कि शायद अमेरिका की हिस्ट्री में इतना करप्ट बंदा नहीं आया, इतने करप्ट, इतने पैसे लेके पता नहीं ये करेगा क्या। वो कैंडिस ओवंस कह रही थी तुम मर जाओगे, एक पैसा नहीं लेके जा सकोगे, फिर ये इतना चुरा के क्या फायदा। इट वाज सो स्ट्रेंज, यू नो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है, ये दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, होप क्या है? टॉक्स खत्म हो जाएंगी जो वो, या क्या आप समझते हैं दोबारा जंग शुरू हो जाएगी? इसराइल तो चाहता है ईरान पे हमला हो, अरब्स क्या चाहते हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को भी वॉच किया जाएगा। आपको क्या सिनेरियो नजर आता है कि ये कुछ दिनों में क्या होने वाला है? दोबारा लड़ाई शुरू होगी या दोबारा टेबल पे आएंगे? देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका से ज़्यादा तेज ईरान कैन मेक इट्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। जो डिफेंसिव है ना, थैड, एरो वगैरह, वो उतना तेज़ी से बनने वाले नहीं हैं जिस तेज़ी से ईरान ड्रोन्स और वो जो मिसाइल्स वो बनाता है वो बना देगा, और वो सस्ते भी है। सीज फायर 21 को ख़त्म हो रहा है अप्रैल की। अभी तक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि एस्केलेशन के बावजूद सीज फायर बाकी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया, इट इज़ एन एस्केलेशन ना, लेकिन एस्केलेशन के बावजूद सीज फायर बरकरार है। ईरानियंस ने कुछ नहीं किया उसके बदले, फॉर एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज 21 तक लेके जाएंगे ये खींचकर। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं वापस जाओ लड़ो, फिनिश द जॉब, ये बातें कह रहे हैं। खासतौर से निकी हेली ने जाके वो कहा कि किसी ना किसी तरह ये ख़त्म करो। अरब कह रहे हैं कि भाई तुम एक, इट्स लाइक सेइंग कि जख्मी शेर छोड़ के जा रहे हो। पहले तो शेर है, फिर आपने उसको जाके मारा और मार नहीं डाला, अब वो तो गुस्से में है, वो खाएगा हमको, तो डरे हुए हैं कि ईरान इज गोइंग टू हैरास देम। और एक मजे की चीज मैं बताता हूँ, अगर मेरे अरब दोस्त देख रहे हैं ना, तो तुम्हारी तो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल की शहर की तरफ आता है, तो मजा ये आएगा कि अमेरिका सीज फायर करके ईरान के साथ चले जाएगा घर वापस, लेकिन इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल ईरान पे हमले करते रहेगा, जिसके बदले में ईरान कुवैत पे दुबई पे, सऊदी अरब पे हमले करते रहेगा वापस। लेकिन उस चक्कर में तो मेरी बात सुनो, अगर अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या जस्टिफिकेशन है कि इसराइल अगर ईरान पे हमला करे तो ये बहरीन पे हमला करे? क्योंकि क्योंकि वहां पे इन्होंने जहां तक ईरान का सवाल है, जंग खत्म नहीं हुई ना। उसने कहा है, ईरान हैज सेड वेरी क्लियरली, इफ इजराइल अटैक्स ईरान वी विल अटैक अमेरिकन एसेट्स। ये सारे अमेरिकन एसेट्स हैं।
और जंग खत्म हो गई तो अब ये देखिए $1 बिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका का, जहां तक के बेसिस का सवाल है। किसी भी बेस में रहने के लायक नहीं रहा हो, तो क्या अमेरिका दोबारा बिल्ड करेगा? सेंटकॉम का हेडक्वार्टर्स, फिफ्थ फ्लीट का, देखिए सेंटकॉम का खतर में है हेडक्वार्टर्स, रीजनल क्वार्टर्स जो भी है, और फिर जो उसका फिफ्थ फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स है वो बहरीन में है। वो दोनों में दे आर अनयूजेबल राइट नाउ। तो उनको क्या रिपेयर करना शुरू कर देंगे वो? अगर अमेरिका से सीज फायर हो गया है तो फिर क्या वो रिपेयर करने लगेंगे या वापस आ जाएंगे अमेरिकन ट्रूप्स टू देयर बेसेस? लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर इसराइल हमला करता है? क्योंकि ये दोनों ने मिलकर जंग की है, ईरान विल नॉट सेपरेट द टू। क्योंकि अमेरिका पे कैसा दबाव डाले? ईरान का प्रॉब्लम जो है ये हॉर्मुज वगैरह इसलिए हो रहा है कि ईरान के पास मिसाइल्स नहीं है जो लॉस एंजलिस और वाशिंगटन न्यूयॉर्क तक पहुंचे ना। अगर वो होते तो जैसा तेल अवीव का हाल हो रहा, हमारा भी हाल वही होता, राइट? मुझे गाड़ी में बैठ के जाके किसी पहाड़ी जगह पे जाके मोटेल में रहना पड़ता था क्योंकि मैं तो कोस्ट पे रहता हूँ ना, ईस्ट कोस्ट पे। पहले वहीं आके गिरेंगे वो। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के बीच में हूँ। अगर वो न्यूयॉर्क को एम करते हैं, वॉशिंगटन को एम करते हैं, मिस करे तो मुझे लगेगा तो so it is going to be very interesting to see. So that's why the Arab countries are saying कि आप ये रिजीम को खत्म करके ही जाओ। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, 3 मुल्क और एक बंदा इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब 2 बंदे हो गए, निकी हेली और फिर वो लिंडजी ग्राहम। और ये 3 मुल्क जो हैं वो इजराइल, सऊदी अरब और यूएई। यूएई और सऊदी अरब तो ओपन, इजराइल तो ओपनली कह रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब पब्लिक में कुछ कह रहा है, प्राइवेट में अमेरिका को कुछ कह रहा है। आपकी तो तो डॉक्टर साहब, गई ना फौज अब हिफाजत करने के लिए सऊदी अरब जी के लिए? हमारी फौज पहुंच गई जी। हमारी फौज परसों वहां पर पहुंच गई थी और और बड़े। कितने गए, कितने जहाज हैं? डॉक्टर साहब ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कितनी गई है, और ना ही उन्होंने कुछ बताया है। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दिस मस्ट बी इन थाउजेंड्स। ये एक व्यू है। वो क्या नाम है, क्लेयर लड़का है कि आपके, जो अमेरिका का ही है एनालिस्ट, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, तो जिसने वो स्टिम्सन के लिए पेपर भी लिखा था, वो कह रहा है कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि जी पाकिस्तानियों को 13,000 बंदे वहां भेजे हैं। सो आई डोंट नो ये कितने हैं, ये क्या है, ये किस तरह है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी ईरान के अमेरिका के अंदर बैठ के रिप्लेस कर सकता है अमेरिका को? यानी कि सऊदीज कभी हमसे सिक्योरिटी मांगा करते थे 80s में, फिर वो उन्होंने हमें छोड़ के अमेरिकन के पास चले गए। आपको लगता है फिर पाकिस्तान रिप्लेस करेगा, क्योंकि अमेरिकन पे आप वो ट्रस्ट नहीं रहा? और जारी बात है, इसराइल जब भी कुछ करेगा ईरान के साथ तो वो उनके ऊपर हमले करेंगे, तो ये ट्रस्ट हमारी बेस होगी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, और हम इसराइल के भी वो कर सकते हैं। आई डोंट नो, मैंने एक किस्सा सुना। आई डोंट नो, पहले कह दे रहा हूँ मैं कि ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। ये मैंने देखिए, मेरे नाना के कई भाई वगैरह पाकिस्तान चले गए पार्टीशन के बाद, मेरे नाना के रिलेटिव्स। तो उनके जो औलाद वगैरह हैं वो पाकिस्तान में हैं, एंड आई हैव नेवर मेट देम। लेकिन सऊदी अरेबिया में यूजुअली मुलाकात होती है इधर की फैमिली और उधर की फैमिली की, बिकॉज दे वर्क टुगेदर। तो मेरे जो यहाँ के कज़न्स हैं, इंडिया के कज़न्स, उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तानी कज़न से इन सऊदी अरेबिया, और पता चला कि वन ऑफ देम वाज अ पायलट इन पाकिस्तानी एयरफोर्स, और उसका बेस था रियाद। तो ही सेज रोज इजरायली जेट्स सऊदी एयर स्पेस वायलेट करते थे और हम उड़ते थे उनको ब्लॉक करने के लिए। दैट वाज माय जॉब। वो जितने भी साल उनकी सर्विस वहाँ हुई सऊदी अरेबिया में, ही वाज नॉट वर्किंग फॉर द सऊदी, ही वाज वर्किंग, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे वो। उस जमाने में क्या फैंटम्स थे शायद आपके पास, फैंटम्स, दोनों के पास फैंटम्स थे, इसराइल के पास भी पाकिस्तान के पास भी। तो दे टू, so पाकिस्तान वाज देयर टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया फ्रॉम इसराइल। अब आप जाएंगे तो किसके साथ प्रोटेक्ट करने? ईरान से प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा था ना आपसे, लास्ट टाइम भी कह रहा था कि वो जो टेक्स्ट है, जो अग्रीमेंट का टेक्स्ट क्या है,
अगर इन सऊदी अरेबिया कहता है कि तुम्हारी जंग अगर इंडिया से होती है तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, देन पाकिस्तान कैन ऑल्सो से कि आपकी जंग किसी मुस्लिम मुल्क से होगी तो हम आपके साथ नहीं इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपकी जंग इसराइल से होती है तो हम सपोर्ट करेंगे आपको। द अदर थिंग इज कि अगर आप कमिट कर देते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया फ्रॉम इसराइल, तो इसराइल लॉबी आपका पत्ता काट देगी वॉशिंगटन में, राइट? उतनी तो पावर नहीं है ना भाई मुनीर में कि ही कैन ओवरराइड नेतन्याहू। ये तो इतना तो नहीं है, ओवरराइड मोदी को कर सक रहे हैं वो वॉशिंगटन में, बट नॉट टू नेतन्याहू। ट्रू कह रहे हैं, नेतन्याहू को तो बाकी अमेरिका में अमेरिकी नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से करेंगे? तो हाँ, सो आई थिंक कि पाकिस्तान आर्मी इज देयर, एंड आई थिंक प्राइवेटली वो कह रहे होंगे अमेरिकन को कि दिस इज अ डिफेंसिव पोस्चर, कि हम फ्लाई करके ड्रोन्स को मारेंगे बस जो ईरान से आएंगे। डॉक्टर साहब, वो आखिरी सवाल, ट्रंप का दोस्त विक्टर ऑर्बन आ गया, अब क्या बनेगा? वो सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, मैं लेट मी सी, मैं अभी एक शो करने वाला था विक्टर ऑर्बन के, ये मिस हो गया। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट सुबह में चल ही नहीं रहा था, मैं स्टार्ट करके अब बंद कर दिया। अब देर हो गई, 24 घंटे हो गए। विक्टर ऑर्बन की वजह से अमेरिका में बड़ा जोश आ गया है। देखिए, विक्टर ऑर्बन ने इतनी बदमाशियां की थी, जैसा आप मोदी कर रहे हैं इंडिया में, SIR बल्कि उन्होंने शुरू किया है। तो जो वोटर लिस्ट में से मुसलमानों को निकाल दे रहे हैं, और जो भी उनको लगता है कि मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे इन द स्टेट्स, उनके सारे के सारे। इनफैक्ट एक शख्स ने अमित शाह को खाना खिलाया, उसका नाम भी काट दिया उन्होंने SIR की रिपोर्ट से। तो ये ऑर्बैन की बुक में से कॉपी मार रहे हैं मोदी वगैरह, कि एक बार आप पावर में आ गए तो आप गवर्नमेंट की मदद से डेमोक्रेसी का इतना पट्टा बिठा दें कि फिर आप कभी इलेक्शन हारे ही नहीं, मतलब रिग कर दें हर चीज। इलेक्शन रिग कर दें, पुलिस को रिग कर दें, मीडिया को रिग कर दें। तो ऑर्बैन ने मीडिया को रिग कर दिया था 80%। आपको पता है कि अर्दोगान भी इस तरह की चीजें करते हैं। उन्होंने एक जो ओपन मीडिया की हुर्रियत नाम का अखबार था वहां पे, उसके ओनर के दूसरे कंपनीज भी थे, तो उसने दूसरे कंपनीज पे इतना इनकम टैक्स लगा दिया और कहा कि हम सीज कर लेंगे। तो वो बेचारा भागा भागा, बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसे तुम जो मीडिया है तुम्हारी वो हमको दे दे अखबार। इसलिए ये टर्की का सबसे इम्पोर्टेंट अखबार था, वो दे दिया उसने। तो इस तरह से मीडिया पे कंट्रोल करना, जुडिशियल सिस्टम, ताकि आप लगे कि आप डेमोक्रेसी हैं लेकिन आप जीतते रहे। तो ये जो ऑर्बैन हारा है, ये बहुत बड़ी हार है। इट्स लाइक सेइंग कि आपने पूरी तरह से रिग कर दिया, आपने पिच भी रिग कर दी, आपके एम्पायर्स भी, आपके पिच भी आपने रिग कर दिया, हर चीज कर दिया आपने, उसके बावजूद आप हारे। तो पब्लिक इतनी एक्साइट हो गई है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भी रिग का, वो भी इलेक्शन रिगिंग में लगे हुए हैं ना, वो भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ कैसा कोशिश करें कि माइनॉरिटीज, औरतें, एशियंस वगैरह वोट ना डालें। सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिग द इलेक्शन। तो पब्लिक को जोश आ गया कि कितना भी रिग कर लो, अगर पूरी पब्लिक उसके खिलाफ है तो फिर वोट ही नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाट इज द होप। ऑर्बैन का हारना क्लियरली शोज कि एक लार्ज नंबर, आपको पता है उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भगा दिया। इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन हंगरी, उसको भगा दिया। वो जाके अपना पूरा कैंपस वहीं खाली पड़ा हुआ है, उस पर अभी एक आर्टिकल आया, देखिए आप। फिर उसकी क्लासेस पूरे ऑस्ट्रिया में हो रहे हैं 120 किलोमीटर दूर। तो स्टूडेंट्स बेचारे बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं क्लासेस लेने दूसरे मुल्क। टर्की में भी ऐसी होता है, पता है, बल्गेरिया में यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ टर्की से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वापस आते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं। सो आई थिंक दैट ऑर्बैन्स लॉस इज ए बिग थिंग। ऑर्बैन, आपको पता है वो जो प्रोजेक्ट 25 का नाम सुने आप, जो हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से बना था,
जिसमें सारे पॉलिसीज थे जो अभी ट्रम्प वाज सपोज टू अप्लाई, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उसमें ओरबैंक का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जाके कॉपी किए, उन्होंने हंगरी का मॉडल वाज द मॉडल जो सारे राइट विंग पॉलिटिशियंस कॉपी कर रहे थे। ओरबैंक की हार विल बिकम अ मॉडल टू गेट रिड ऑफ राइट विंग लीडर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ा इजराइल का लास्ट फ्रेंड इन यूरोप कौन? ये बहुत प्रो इजराइल था ना। हाँ, और वैसे भी इनका इन्फ्लुएंस भी है था, और वो जो पेजर डिवाइसेस थी वो इसी सप्लाई चेन, हंगरी की सप्लाई चेन से आई थी। हाँ हाँ, कंपनी से अपनी बनी थी वो जो उस वक्त। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, बाय। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।